हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ यूवी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूवी लर्न। हमारा आज का टॉपिक है पॉलिटी में संविधान कहाँ से आया और कौन कौन से देश से लिया गया। एक तरह से बोला जाए तो हम संविधान की हिस्ट्री आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर इसी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हिस्ट्री में कि इसका जो विचार था, संविधान कब और कैसे बना, इसका जो विचार था, आइडिया था, वो कौन लेकर आया, एम.एन. रॉय जी लेकर आए। और कौन से सन में लेके आए, 1934। तो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइडिया कौन लेके आया, एम.एन. रॉय, कौन से सन में लेके आए, 1934 में। और इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कम्युनिज्म भी इन्हें कहा जाता है। कम्युनिज्म को हिंदी में साम्यवाद कहते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड पर। नेक्स्ट है 1935 में 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की, संविधान की मांग की कि हमें अपना खुद का संविधान चाहिए। वो मांग नहीं सुनी गई तो 1939 में 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार क्या होता है, वोट देने का जो राइट होता है, मतलब कि एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पर क्या मांगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मांगी कि एक असेंबली बना के दीजिए जिससे कि हम अपना क्या बना सके, कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। ठीक है। और वो एक्सेप्ट भी हो गई। कब हो गई, 1940 अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर को अगस्त ऑफर इसलिए कहते हैं क्योंकि अगस्त में आया था। ठीक है। तो अगस्त ऑफर 1940 में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। जो ये मांग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, इसको मान लिया गया। इसको पेश किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। आगे आते हैं कैबिनेट मिशन योजना 1946, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ये क्यों ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए सबसे पहले 1934 में हमने पढ़ा, एम.एन. रॉय ने मांग रखी, 1935 में आई.एन.सी. ने रखी और 1939 में जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी और 1940 में अगस्त ऑफर में वो मान ली गई। अब क्या हुआ, 1942 में संविधान तैयार करने के लिए स्टैफोर्ड क्रिप्स ने अपना ड्राफ्ट प्रस्ताव किया, जिसको क्रिप्स मिशन भी कहा जाता है। ठीक है। मगर जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि वो मुस्लिम्स और हिंदू दोनों के लिए अलग अलग थी, तो उन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। इसी को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 में, जिसमें कि 3 कैबिनेट मिनिस्टर थे जो ब्रिटेन से आए थे। पहले थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स, यही वाले जिनके नाम से 1942 का क्रिप्स मिशन है। सेकेंड थे पैथिक लॉरेंस, थर्ड थे ए.वी. अलेक्जेंडर। ये तीनों ब्रिटेन से आए थे। और किस लिए आए थे, फॉर पावर ट्रांसफ़र, ताकि अंग्रेज़ों से पावर किसके हाथ में दी जा सके, इंडियंस के हाथ में। टू रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक, डेडलॉक मतलब जो एक विचारों का समझौता नहीं हो पा रहा था मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में, उसको डेडलॉक को तोड़ने के लिए भी आए थे। ठीक है, जिसमें ये सफल रहे। नेक्स्ट है, देखिए कैबिनेट मिशन प्लान सफल रहा तो 16 मई 1946 को इलेक्शन वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इलेक्शन हुए इंडिया में, पहली बार इलेक्शन हुए। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज ड्राफ्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, परमिशन दे दी गई कि अब आप अपना संविधान बना सकते हो और उसके लिए एक असेंबली गठित कर दी गई। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड बाय, मगर जो ये मेंबर थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे वो कैसे सिलेक्ट कर सकते थे आप, संविधान सभा के सदस्यों को अनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब हर जगह का एक रेशो होगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर 1000 लोग हैं तो यहाँ से इसका एक एमएलए बनेगा, यहाँ पर भी 1000 है तो यहाँ से एक, तो 1000 पे एक, तो वो रेशो सबका बराबर होना चाहिए। ठीक है। सेकंड, एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब जो वोट है वो एक पर्सन एक ही डाल सकता है, एक ही उम्मीदवार के लिए। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें पहली बार हुई कैबिनेट मिशन प्लान के आने से। अब क्या हुआ, वोट डल गए तो टोटल कितने मेंबर सिलेक्ट हुए, 389। फॉर द फर्स्ट टाइम कितने मेंबर सिलेक्ट हुए, 389, जिसमें से 292 तो किसके थे, प्रांत के, जिन्हें प्रोविंसेस भी कहा जाता है, और 93 किसके थे, प्रिंसली स्टेट के, जिन्हें रियासतें कहा जाता है, जो कि छोटी छोटी होती है। जैसे आज के टाइम पे आप स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज मान सकते हैं इनको। ठीक है।
अब देखिए आप इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये 389 नहीं हो रही, क्योंकि इसमें से 4 गायब है। वो 4 कहाँ हैं? वो 4 सीट यहाँ है। देखिए जो 4 सीट बची वो 4 दिल्ली के मुख्य आयुक्त प्रांतों जैसे कि अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बालूचिस्तान से थे। ठीक है, ये चारों ना तो प्रिंसली स्टेट्स थे ना प्रोविंसेस थे, ये अलग ही प्रांत थे। तो ये चारों दिल्ली के मुख्य आयुक्त प्रांतों में से एक थे। तो इन सबको मिला के टोटल कितना हो गया? 389। नेक्स्ट देखिए, अब जो फर्स्ट मीटिंग थी उन्होंने बोल दिया कि आप असेंबली कर लो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना ली, हमने बना ली, और अब आप मीटिंग करो और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो सबसे पहली मीटिंग हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। कहाँ हुई? न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जाता है कि पहली मीटिंग कौन सी डेट को हुई थी। तो पहली डेट कौन सी थी? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, इसके इंटरिम प्रेसिडेंट मतलब कि अंतरिम राष्ट्रपति कौन थे? सचिदानंद सिन्हा थे। फाइनली इसके प्रेसिडेंट कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। वाइस प्रेसिडेंट HC मुखर्जी, और इसके जो एडवाइज़र थे मतलब लीगल एडवाइज़र, एक तरह से वकील, ठीक है, वो BN राव जी थे। नेक्स्ट 13 दिसंबर 1956 को इसकी जो नेक्स्ट मीटिंग थी उसमें एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ जिसे कि उद्देश्य संकल्प भी कहा जाता है। ये किसने पास किया? अगेन जवाहरलाल नेहरू जी ने, जिन्होंने 1939 में मांग उठाई थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ। उन्होंने ही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उद्देश्य संकल्प को 1946 में लाया, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसमें क्या था? संविधान के सिद्धांत थे, मतलब कि संविधान के कुछ मोरल वैल्यूज़ होने चाहिए। ठीक है, और उन संविधान के सिद्धांतों को परमिएबल कहा गया। बाद में आज के टाइम पे उसे परमिएबल कहा जाता है, जिसे हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं। अभी देखिए एक टाइमलाइन है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कब कैसे बना, उसमें क्या क्या हुआ, उसकी एक टाइमलाइन है। पूछी भी जाती है, नहीं भी पूछी जाती। आपको लगे तो आप एग्जैक्ट डेट याद कर सकते हैं, नहीं तो जो इम्पोर्टेंट हो बस वही याद करके छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहली डेट तो हम पढ़ चुके हैं कि पहली मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। सेकेंड मीटिंग हुई 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर को। उसमें अपॉइंटमेंट्स की गई, जैसे कि हमने पढ़ा कि इंटरिम प्रेसिडेंट कौन थे? सचिदानंद सिन्हा जी। प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट HC मुखर्जी और लीगल एडवाइज़र BN राव। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? BR अम्बेडकर। ठीक है, ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी इसके हेड कौन थे? BR अम्बेडकर थे। ठीक है, नेक्स्ट है 13 दिसंबर को। अभी हमने पढ़ा कि 13 दिसंबर को क्या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुए, किसने किए? JL नेहरू जी ने पास किए। ठीक है, और वो तो उन्होंने प्रस्ताव रखा था, वो पास कौन से हुए, कब हुए? पास हुए वो 22 जनवरी 1947 को, 1 महीने में ही वो पास हो गए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अडॉप्टेड। तो ये भी पूछा जा सकता है कब प्रस्ताव किए गए और कब पास हो गए, दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। तीसरा है ये HSSC के ग्राम सचिव के पेपर में भी पूछा गया था कि नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया। तो ये जो मीटिंग हो रही थी इन्हीं में 22 जुलाई 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपनाया गया था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारा आज़ादी दिवस मनाया जाता है। अचीव्ड इंडिपेंडेंस, इंडिया स्प्लिट इनटू, स्प्लिट मतलब बट गया, किस में बट गया? डोमिनियन स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान। ठीक है, आधा पाकिस्तान में चला गया, आधा हिंदुस्तान में आ गया। ठीक है, तो बट गया। नेक्स्ट मीटिंग हुई 29 अगस्त 1947 को, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी गठित किया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं, उसके चेयरमैन मैंने अभी बताया था कौन थे? BR अम्बेडकर जी। BR अम्बेडकर के साथ साथ 6 और अदर कमेटी के मेंबर्स थे। कौन कौन? KM मुंशी, मोहम्मद सदाउल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी, गोपाला स्वामी अयंगर। ये नाम बहुत ज़रूरी हैं, बिल्कुल पूछा जाता है कि 6 कौन थे, तो ये 6 के 6 ही याद होने चाहिए। तो सबसे पहले KM मुंशी, मोहम्मद सदाउल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी, गोपाला स्वामी अयंगर, N माधव राव और TT कृष्णमाचारी। देखिए ये जो दोनों ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो N माधव राव है ये किसी की जगह पर बने थे, ये BL मित्तर की जगह पे बने थे, क्योंकि इन्होंने तबीयत खराब होने की वजह से इस्तीफ़ा दे दिया था। ठीक है, और जो TT कृष्णमाचार्य हैं उन्होंने रिप्लेस किया था DP कटीना को, जो कि मर गए थे 1948 में, उनकी डेथ हो गई थी, तो उसको रिप्लेस किया था TT कृष्णमाचार्य ने। ठीक है, तो ये जो 6 नेम्स हैं ये बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। BR अम्बेडकर तो आपको याद ही है,
सेकंड KM मुंशी, मोहम्मद सदादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी, ठीक है, एन माधव राव और TT कृष्णमाचार्य, ठीक है। अगर आप इन सबको याद करना चाहते हो तो इसका एक शॉर्ट तरीका भी है, जिस तरीके से मैंने इसको कभी याद किया था तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए जितने भी भगवान के नाम होते हैं, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, कृष्णा, ठीक है, माधव, कृष्णा को माधव भी कहते हैं, ठीक है, गोपाला भी कहते हैं, ठीक है, फिर से कृष्णा स्वामी, कृष्णा और स्वामी दोनों ही भगवान के नाम है। और देखिए अल्लाह, अल्लाह भी नाम होता है भगवान का, ठीक है। नेक्स्ट मोहम्मद, प्रॉफेट मोहम्मद भगवान जी का नाम है, ठीक है। और इसकी प्रोनाउंसिएशन में सदाउल्लाह, लास्ट में अल्लाह ही आ रहा है। और KM मुंशी, ठीक है, KM मुंशी। हो गए आपको 6 के 6 नाम याद। आगे चलते हैं। देखिए अगली मीटिंग कब हुई, 26 नवंबर 1949 को हुई। भारत का संविधान विधानसभा द्वारा पारित किया गया और अपनाया गया। देखिए संविधान बनके तैयार हो चुका था, कब हो चुका था, 26 नवंबर 1949 को। इसलिए इसी दिन को हम संविधान दिवस बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं, 26 जनवरी 1949 को। बट 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग हुई। ये देखिए लास्ट मीटिंग पहली कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। लास्ट कब हुई है, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। मगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, लास्ट मीटिंग भी हो चुकी है, मगर हमने अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमें 26 जनवरी का इंतज़ार था। और ये इंतज़ार क्यों था? क्योंकि 26 जनवरी 1930 से ही हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते आ रहे थे, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस मनाती आ रही थी, ठीक है। इसलिए हम 26 जनवरी का इंतज़ार कर रहे थे। और 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ, केम इनटू फोर्स। और उस दिन तक कितने टोटल दिन हो चुके थे पूछते हैं ये, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है, 2 years 11 months और 18 days। नेक्स्ट देखिए कुछ समितियां हैं, कमेटी हैं और उनके अध्यक्ष हैं अलग अलग तरह की। जैसे अभी बताया कि ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, उसके BR अम्बेडकर थे, तो अलग अलग कमेटी के अलग अलग अध्यक्ष होते हैं। तो हर एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता था, तो कमेटी को छोटा छोटा डिवाइड करके लोगों को उसका हेड बना दिया गया, ताकि काम आसानी से और सुचारू रूप से हो सके। देखिए सबसे पहले देखते हैं संघ अधिकार शक्ति समिति, ठीक है। संघ मतलब होता है यूनियन, जैसे कि आप ऐसे लिखेंगे यूनियन, संघ मतलब यूनियन, ठीक है। तो यूनियन पावर्स पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में, यूनियन संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में, राज्य समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू और उद्देश्य प्रस्ताव समिति भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी कैसे याद करना है इनको। तो ये चारों किसकी हैं? जवाहरलाल नेहरू जी की। नियम समिति, संचालन समिति, ठीक है, ये दोनों किसकी हैं? राजेंद्र प्रसाद की। देखिए राजेंद्र प्रसाद जी हमारे राष्ट्रपति थे पहले, तो कैसा नियम लागू करना है, देश को कैसे चलाना है, तो नियम और संचालन दोनों किसके हुए? राष्ट्रपति जी के, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, परामर्श शरदादात्री। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की एज बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, और हम उनसे परामर्श लिया करते थे, तो परामर्श दात्री समिति उनकी थी। प्रांतीय संविधान समिति भी उन्हीं की थी। मूल अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के अंडर आते थे और अल्पसंख्यक समिति भी उन्हीं के पास थी। इंग्लिश में देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी हमने अभी पढ़ा BR अम्बेडकर। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू के पास यूनियन स्टेट, ठीक है, तो जो भी स्टेट एंड यूनियन से रिलेटेड है वो किसके पास आएगी? जवाहरलाल नेहरू जी के पास। तो स्टेट एंड यूनियन जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद जी के पास 3 कमेटी हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, स्टीयरिंग कमेटी और नेशनल फ्लैग कमेटी। देखिए रूल्स ऑफ प्रोसीजर मतलब क्या नियम लागू होंगे, तो वो तो राष्ट्रपति ही बता सकता है क्या क्या नियम लागू होंगे, तो ऑफकोर्स राष्ट्रपति जी के पास होगी। स्टीयरिंग कमेटी, उसका कैसे संचालन करना है, स्टीयरिंग, कार का स्टीयरिंग होता है ना, तो किसके हाथ में होना चाहिए देश का स्टीयरिंग? वो राष्ट्रपति के हाथ में। तीसरी है नेशनल फ्लैग और HOC कमेटी। तो नेशनल फ्लैग कौन होस्ट करता है? वो भी सबसे ऊंचे पदाधिकारी कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी, तो वही झंडा फहराएंगे, तो राजेंद्र प्रसाद जी के पास ही वही वाली कमेटी है। अब 2 कमेटी बनती हैं, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूट कमेटी और एडवाइजरी कमेटी। अब वो एडवाइजरी किस किस पर है? फंडामेंटल राइट्स पर है, माइनॉरिटीज़ पर है और ट्राइबल पर। तो ये दोनों जो बची हुई किसके पास है? वल्लभ भाई पटेल के पास। होप सो आपको याद हो गया होगा। चलते हैं। देखिए 3 जून 1947 को
माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन हुआ। ठीक है, विभाजन हुआ था 1947 में 15 अगस्त को, तो वैसे कम्प्लीटली अलग हो गए थे, बट जो प्रस्ताव आया था वो माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को आया था। तो पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान तथा सभा की स्थापना की गई थी। उससे क्या हुआ कि जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष थे, हमने अभी भी पढ़ा था ना कि 389 थे टोटल, और फिर अलग अलग बट गए थे, तो वो कम होके कितने हो गए, 299 हो गए। क्यों? क्योंकि कुछ किसके साथ चले गए, पाकिस्तान डोमिनियन स्टेटस के साथ चले गए। ठीक है, और जो बच गए वो कितने बचे, 299। तो ये क्वेश्चन BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि घटने के बाद जो संख्या बची वो कितनी थी, 299, और पहले कितनी थी, 389। ठीक है, तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। और ये विघटन कब हुआ था, 3 जून 1947 को। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर 24 जनवरी 1950। ये दिन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले तो अभी हमने पढ़ा कि आखिरी मीटिंग इसी दिन हुई थी। जो आखिरी मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, वो लास्ट मीटिंग यही अभी हुई थी। और सबसे पहले कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट हुई थी, और लास्ट 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन हमारा नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो जैसे कि हमसे ग्राम सचिव के एग्ज़ाम में पूछा था कि नेशनल फ्लैग कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को, ऐसे ही पूछ सकते हैं कि नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग कब अपनाए गए थे। ठीक है, मतलब कब उन्हें नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम का दर्जा दिया गया। देखिए 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो गया था। ठीक है, पारित हो गया था, बट एग्जिस्टेंस में नहीं आया था, लागू नहीं हुआ था, क्योंकि वो तो 26 जनवरी को हुआ था। तो उस दिन जिस दिन बना, तो कितने आर्टिकल, कितने पार्ट और कितने शेड्यूल थे, 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे। और अभी जनवरी 2020 तक का डाटा जो अपडेटेड है, तो कितने हैं अभी, 470 आर्टिकल हैं, 25 पार्ट हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और 104 अमेंडमेंट है। मैंने आपको संशोधन की वीडियो में भी कराया था कि हमारे अभी फ़िलहाल 104 संशोधन हो चुके हैं। सबसे पहला संशोधन कब हुआ था, 1951 में। चलिए देखिए, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमने ना दूसरे देशों से ली हैं हमसे पहले, जैसे कि 1776 में ही 4 जुलाई 1776 को USA आज़ाद हो चुका था, तो इंडिया को तो आज़ादी बहुत बाद में मिली थी। तो उन्होंने कुछ कुछ सीखने के लिए कि दूसरे देशों से कुछ चीज़ें ली जाएं तो हम भी बेहतर बनेंगे, तो उन्होंने सभी देशों से कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें ली और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, तो किस किस देश से क्या क्या लिया, ये हम अभी इस स्लाइड में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर एक ट्रिक लिखी है, पार्ले जी बिस्किट। ठीक है, पार्ले जी की जगह पार्ले बिस्किट, जी गायब है, पार्ले बिस्किट। ठीक है, तो ये पहली बात तो किसकी ट्रिक बता रही हूँ मैं, यूके जिसको हम इंग्लैंड भी कह देते हैं। अगर क्वेश्चन में इंग्लैंड लिखा हो तो उसका मतलब यही होगा, और ब्रिटिश भी कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए पार्ले को ब्रेकअप कीजिए, PARLE और BISI। ठीक है, बिस्किट। PA से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जो हमारा संसद है, संसद की जो सरकार है वो कैसे चलेगी, वो हमने ये आइडिया कहाँ से लिया है, UK से लिया है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, मतलब कि हिंदी में कहेंगे तो कानून, कानून किससे लिया है हमने, ये भी ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, नेक्स्ट लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ये भी हमने UK से लिया है। बाईकैमरलिज्म, हमारे 2 सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा, ये भी हमने UK से ही लिया है। और सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, कि हम एक ही देश की नागरिकता ले सकते हैं, दूसरे की लेंगे तो पहले वाले की कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं, ब्रिटेन से। तो अगर आपको याद करना है तो सिर्फ आप क्या याद रखें, पार्ले जी बिस्किट। ठीक है, हिंदी में देखते हैं। देखिए ये है यूनाइटेड किंगडम, मतलब UK। संसदीय सरकार मतलब पार्लियामेंट। एकल नागरिकता मतलब सिंगल सिटीजनशिप, एक आदमी के पास एक ही नागरिकता होनी चाहिए। कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। विधान अध्यक्ष और उनकी भूमिका, ठीक है, जो स्पीकर होता है। विधायी प्रक्रिया मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली। द्विसदनात्मकता मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट है अमेरिका। अमेरिका मतलब USA से हमने क्या क्या लिया है, USA से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं, मतलब कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका ली है। न्यायिक समीक्षा जिसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, मतलब कि आप किसी भी चीज़ को चैलेंज कर सकते हो कि कोर्ट में भेज के उसे रिव्यू करने के लिए कि ये सही है या गलत। राष्ट्रपति का महाभियोग मतलब कि अगर राष्ट्रपति सही काम नहीं कर रहा है
तो उस पर इम्पीचमेंट चलाई जा सकती है, महाअभियोग चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी इम्पीचमेंट किया जा सकता है। ये देखिए यूएसए का ही फंडामेंटल राइट्स अभी बताया, मौलिक अधिकार कौन से आर्टिकल में, 12 से 35। ये जब मैं कराऊंगी आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में आता है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को हटाने का तरीका आर्टिकल 61 में आता है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, जो कि 124 में आता है। तो हम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटा सकते हैं। प्रीमेबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रीमेबल जो अभी हमने पढ़ा था कि किसने पास किया था 1946 में, जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है, पारित किया था, वही प्रीमेबल। उसमें से भी कुछ कुछ चीज़ें हमने यूएसए से भी ली हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो जुडिशरी होती है हमारे, जो कोर्ट होते हैं, उसमें उनकी आज़ादी, पूरी आज़ादी, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका जो हमने यूएसए से लिया, अमेरिका से लिया, देखिए। प्रेसिडेंट नीड्स फंड, मतलब कि राष्ट्रपति को फंड चाहिए, नीड मतलब चाहिए और फंड ऐसा चाहिए। फॉर किस लिए चाहिए, रिमूवल ऑफ, हटाने के लिए। प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट, जो अभी वाइस प्रेसिडेंट है उसको हटाने के लिए प्रेसिडेंट को फंड चाहिए। और वाइस प्रेसिडेंट और जज को हटाने के लिए यूएसए में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए क्या चाहिए, फंड चाहिए, ठीक है। ये ट्रिक है, ये अप्लाई कैसे होगी देखिए। ये देखिए प्रेसिडेंट, फर्स्ट वर्ड जो है, अगर आपको ये पूरा ऐसे याद करना है एक साथ, जैसे प्रेसिडेंट नीड्स फंड फॉर रिमूवल ऑफ प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस इन यूएसए। तो प्रेसिडेंट से हो गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमने किससे लिया है, यूएस से, जो ये पद है ये हमने यूएस से लिया है। फंडामेंटल राइट्स हमने यूएस से लिए, मौलिक अधिकार। इम्पीचमेंट, महाअभियोग ऑफ द प्रेसिडेंट, तो रिमूवल से इम्पीचमेंट हो गया। और यही रिमूवल क्या, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का भी, ठीक है। PRE, प्रेजेंट के स्टार्टिंग के 3 लेटर से, PRE से प्रीमेबल, ठीक है, जिसको हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं। वाइस प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट दोनों की पोस्ट हमने यूएस से ली है। जजेस, जो जजेस हैं उनकी जो इंडिपेंडेंसी है और जुडिशियल रिव्यू है, दोनों ही हमने कहाँ से लिए हैं, यूएस से लिए हैं, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है, जैसे कि जॉ बिडेन, डोनाल्ड ट्रंप, ये हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है। तो हमें जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के पद लिए हैं ये वहीं से लिए हैं, और जब पद वहाँ से लिए तो उनको हटाने का तरीका भी वहीं से लेंगे, तो हटाने का तरीका भी वहीं से लिया है। मौलिक अधिकार भी हमने यूएसए से लिए हैं, ठीक है। अपने दिमाग में रखिए कि जो यूएस है वो मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति की बहुत बातें करता है, ठीक है। फिर भी वहाँ की सरकार अच्छे से कोरोना पर काबू नहीं पा रही। अब देखिए कनाडा के बारे में पढ़ते हैं। कनाडा से हमने क्या लिया, अर्ध संघीय सरकार, मतलब क्वासी फेडरल गवर्नमेंट। अर्ध संघीय सरकार का मतलब होता है, देखिए फेडरल गवर्नमेंट मैंने आगे अच्छे से डिटेल में लिख रखा है, वहाँ बताती हूँ आपको, अभी आप ऐसे ही पढ़ लीजिए, बता देती हूँ। चलो, फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है स्टेट और सेंटर के बीच में जो पावर्स होती हैं, स्टेट और सेंटर के बीच में, जैसे हरियाणा और सेंटर में पावर कौन सी होगी, बीजेपी, हरियाणा में भी बीजेपी है, तो दोनों के बीच में जो पावर्स हैं उनका इक्वल बंटवारा, और दोनों एक दूसरे में दखल अंदाजी ना करें, उसे तो कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। बट इंडिया को क्वासी फेडरल क्यों कहते हैं, क्योंकि कुछ इमरजेंसी ऐसी हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में इमरजेंसी लगी थी, तो कुछ इमरजेंसी ऐसी आ पड़ती हैं जिससे कि सेंटर को स्टेट में जाकर, राज्य में जाकर अपनी चलानी पड़ती है, अपने कानून लागू करने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ की जो सत्ता होती है वो फेल हो जाती है लागू करने में चीज़ों को, ठीक है। तो इसलिए इंडिया क्या है, दखल अंदाजी देता है एक दूसरे की पावर्स में, कब, इमरजेंसी के टाइम पे, इसलिए इसको क्वासी फेडरल का है, ना कि फेडरल। ओनली फेडरल होता तो वो होता है कि सेंट्रल और स्टेट की अलग अलग पावर्स है, वो एक दूसरे में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। देखिए आगे, एक मजबूत केंद्र सरकार के साथ एक संघीय प्रणाली, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण। देख लिए फेडरल का मतलब आ गया ना, कि स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, सेंटर स्ट्रॉन्ग होगा, सेंटर के पास बहुत सारी पावर होंगी और सेंट्रल स्टेट में बराबर पावर्स का बंटवारा होगा, ठीक है। थर्ड है रेसिडुअल पावर। ये देखिए रेसिडुअल पावर, अवशिष्ट शक्तियाँ जिसे बोलते हैं, मतलब बची, देखो कुछ पावर्स तो हमने सेंटर को दे दी, कुछ स्टेट को दे दी, जो बची रेसिडुअल पावर्स वो सेंटर के पास चली जाएंगी और वो उसको निभाएगा, केंद्र सरकार द्वारा बनाए रखना, जो रेसिडुअल पावर है वो केंद्र सरकार द्वारा बनाए रखना। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर आइए, कैन होती है कोल्ड ड्रिंक की कैन, आप सबने पी होगी, ऐसे कोल्ड ड्रिंक की कैन होती है ना स्टील की,
ठीक है, फिर उसको तोड़ मरोड़ के फेंक देते हैं। उससे कैसे याद कर सकते हैं, देखिए हम जो कैन होती है उसको पीने के बाद क्या कर देते हैं, क्वैश कर देते हैं। ठीक है, क्वैश कर देते हैं मतलब कि उसको ऐसे बिल्कुल दबा के तोड़ मरोड़ के फेंक देते हैं, उसे क्वैश करना कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, QUASH। ठीक है, तो यहाँ से आप क्वैश से क्वासी फेडरल याद कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, जो कैन होती है, आप उसको कितना ही तोड़ मरोड़ लो, कोई प्लास्टिक की बोतल थोड़ी ना टूट जाएगी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो कहीं से टूट ही नहीं सकती। तो उसका जो सेंटर होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। सेकेंड रेसिडुअल पावर्स, देखो अवशिष्ट शक्तियाँ मतलब बची हुई। कैन क्या होती है, बची कुची डिस्पोजेबल चीज़ ही तो है जो कूड़ेदान में फेंकी जाती है, तो वो एक तरह का रेसिडुअल है। ठीक है, बचा हुआ कचड़ा है तो रेसिडुअल। तो कैन से आप तीनों चीज़ें याद कर सकते हैं कि कैन क्वैश की जाती है, क्वासी फेडरल स्ट्रॉन्ग होती है, सेंटर से उसे तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता, और रेसिडुअल मतलब वो कचड़ा होता है एक तरीके से। ठीक है, बची कुची होती है। नेक्स्ट देखिए इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे आयरलैंड भी बोला जाता है, उसके लिए एक ट्रिक लिखी है, LA DP इज़ नंबर 1। LA कोई है, किसी का नाम है, उसकी जो DP है वो नंबर 1 है। ठीक है, तो LA मतलब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अभी हमने प्रेसिडेंट कहाँ से लिया था, प्रेसिडेंट तो हमने USA से लिया था। अब उसके जो इलेक्शन है वो कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से। ठीक है, LA। DP मतलब DPSPs एक पार्ट है, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, ऐसे DPSP हैं। ठीक है, तो ये DPSP हमने कहाँ से है, ये भी आयरलैंड से लिए हैं। और नंबर 1 मतलब नॉमिनेशन, NO नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा। ठीक है, जैसे कि जो प्रेसिडेंट होता है वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है ना राज्यसभा लोकसभा में, तो वही नॉमिनेशन की बात यहाँ की गई है कि जो मेंबर्स का नॉमिनेशन राज्यसभा में होगा वो इरिश से लिया गया है। तो आयरलैंड से हमने कौन सी 3 चीज़ें ली हैं, LA मतलब इलेक्शन, DP मतलब DPSP, और नंबर मतलब नॉमिनेशन। ठीक है, तो LA DP इज़ नंबर 1। आगे चलते हैं। ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जिसको वेमार कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ये मैंने स्पेशली इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि हमसे पूछा गया था ग्राम सचिव के पेपर में 9 तारीख की इवनिंग की शिफ्ट में कि जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है, असेंबली को क्या कहा जाता है, तो जर्मनी का वेमार कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो जर्मनी से हमने सिर्फ एक चीज़ ली है, एमरजेंसी। ठीक है, जो कि आर्टिकल 356 में आती है। ठीक है, मतलब कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे जैसे ही इमरजेंसी लगेगी। ये हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से। ठीक है, तो जर्मनी एमरजेंसी दोनों साउंडिंग से हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट्स लिए हैं, और इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा के जो मेंबर है उनका इलेक्शन कैसे होगा, और अमेंडमेंट हमने कहाँ से लिया, अफ्रीका से। अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल में आते हैं, 368 और पार्ट 20 हम पहले पढ़ चुके हैं। देखिए इसको याद करने का तरीका, देखो अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, संशोधन। देखिए अफ्रीका पहले क्या था, एक कंट्री थी, उसमें संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, वो टूट के 2 कंट्री हो गए, नॉर्थ अफ्रीका हो गई और साउथ अफ्रीका हो गई। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, अमेंडमेंट्स लिए हैं। ठीक है, अमेंडमेंट से याद हो जाएगा कि अफ्रीका पहले एक थी, उसमें संशोधन हुआ और वो 2 बन गई टूट के। संशोधन ही तो होता है कि उसमें कोई बदलाव आया। तो अमेंडमेंट्स हमने कहाँ से लिए हैं, साउथ अफ्रीका से। और इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, जो इलेक्शन होगा राज्यसभा के मेंबर्स का, वो भी कहाँ से होगा, साउथ अफ्रीका से। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से देखिए हमने कंकरेंट लिस्ट ली है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स लिया है, और जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट लिया है। इनको याद करने का तरीका देखिए। देखिए सबसे पहले कंकरेंट लिस्ट को कहते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची कहा जाता है इसे। ठीक है, तो समवर्ती सूची देखिए कॉनकरेंट, आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी हो तो उसमें करंट होते हैं, वार्म और कोल्ड करंट्स। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज़्यादा करंट पाए जाते हैं क्योंकि वो वाटर में, तो उसके इस तरफ भी करंट, इस तरफ भी करंट्स ही करंट्स चलते रहते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट्स को पता होगा। तो कंकरेंट लिस्ट कहाँ पे हमारे 7th शेड्यूल में है और ऑस्ट्रेलिया में है। सेकेंड है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। देखिए पानी से होके हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो फ्रीडम, उसने सारी फ्रीडम दे रखी है कि आप हमारे साथ ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तो ट्रेड एंड कॉमर्स भी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज, 2 हाउसेज की जॉइंट सिटिंग। देखिए ऑस्ट्रेलिया के आगे भी ए है और ऑस्ट्रेलिया के पीछे भी ए है। ठीक है, तो दोनों एक साथ सिट कर रहे हैं, मतलब जॉइंट सिटिंग ले रहे हैं, एक आगे से बैठा है, एक पीछे से बैठा है। तो जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑस्ट्रेलिया, जिसके आगे भी ए है और पीछे भी ए है।
ठीक है। और आपको डायरेक्टली याद होते हो तो आप डायरेक्टली कर लीजिए, ये बस एक तरीका होता है याद करने का। नेक्स्ट है फ्रांस। फ्रांस से हमने वर्ड्स लिए हैं आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिक। परमिएबल, परमिएबल में जो ये चारों वर्ड आते हैं लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और रिपब्लिक, ये सब हमने कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से। तो ये बहुत ईजी हो जाएगा याद करना कि जितने भी वर्ड्स हैं हमने वो कहाँ से लिए, जो भी आइडियल वर्ड्स हैं जिनको आइडियल वर्ड्स कहा जाएगा वो हमने कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं, ठीक है। देखिए ये है भारत शासन, अभी ये जो देश थे इन सबसे हमने 30% हिस्सा लिया है बस, मतलब छोटा छोटा करके। इंडिया का खुद का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 70% कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। 70% हिस्सा कहाँ से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से, ठीक है। जिससे कि लोक सेवा आयोग, मतलब जिसे बोलते हैं यूपीएससी, भी वहीं से लिया गया है। राज्यपाल का कार्यकाल, गवर्नर का क्या काम होगा वो भी वहीं से लिया गया है, ठीक है। संघीय तंत्र और न्यायपालिका, जुडिशरी, ये सब इससे लिए गए। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंग्लिश में। एमरजेंसी प्रोविजंस, अभी हमने पढ़ा था कि हमने एमरजेंसी किससे लिया था? जर्मनी से। हाँ तो वो भी सही है, हमने दोनों जगह से लिया है, ठीक है। जर्मनी से भी, कुछ जर्मनी से और कुछ यहाँ से। ये तो हमारे पहले से ही थे, बट अभी हमने जर्मनी में क्या पढ़ा था कि कुछ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो कैंसिल हो जाते हैं, वो चीज़ हमने कहाँ से ली है? जर्मनी से, ठीक है, एमरजेंसी के टाइम पे। पब्लिक सर्वेंट कमीशन मतलब यूपीएससी। जुडिशरी, न्यायपालिका, ये आर्टिकल दे रखे हैं कहाँ से कहाँ तक और कौन से चैप्टर में आते हैं। सेम यूपीएससी कहाँ से कहाँ तक और कौन से चैप्टर में आती है, ये मैं आपको लेटर ऑन जब आर्टिकल्स कराऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फेडरल स्कीम और ऑफिस ऑफ गवर्नर, जो राज्यपाल का ऑफिस है, जो आर्टिकल 153 में आता है, वो भी हमने अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया। तो 70% हमने इस एक्ट से लिया है और बाकी 30% हमने अलग अलग देशों से लिया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आंसर्स पर आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 26 जनवरी सिलेक्टेड एज द डेट ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 26 जनवरी संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में, मतलब 26 जनवरी को ही हम क्यों हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। देखा था ना हमने कि 26 नवंबर को तो बन के तैयार हो चुका था और 24 जनवरी को उसकी आखिरी मीटिंग थी। तो 26 जनवरी तक का इंतज़ार क्यों किया गया? क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आईएनसी थी, उन्होंने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। कब किया था? 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए 1930 को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया गया। व्हेन इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डे कौन सा है? संविधान दिवस 26 नवंबर। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो चुका था। कितने दिन में तैयार हो चुका था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन में, ठीक है। देखिए नीचे, भारत गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाया गया। 1949 से नहीं बनाया जा रहा, 2015 से बनाया जा रहा है। और वो 2015 से क्यों? क्योंकि वो 125वीं जयंती थी किसकी? भीमराव अंबेडकर जी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ अ नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सी ऐसी देश है जिसका गैर लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कहीं पे लिखा ही नहीं हुआ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया का लॉन्गेस्ट, मतलब सबसे लंबा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का, ठीक है। यूके, न्यूजीलैंड और इजराइल, ये सिर्फ 3 ऐसी कंट्री हैं विश्व की जिनके पास कोई लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, संविधान बनाने वाला पहला देश कौन सा है? यूएसए, अमेरिका ने सबसे पहले संविधान बनाया था, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, ड्राफ्टिंग कमिटी रोट द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच लैंग्वेज? जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने किस भाषा में लिखा कॉन्स्टिट्यूशन? तो कौन सी भाषा में लिखा था? सिर्फ इंग्लिश में। बाद में हिंदी में ट्रांसलेट किया, बट उस टाइम पे सिर्फ इंग्लिश में लिखा था, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, यह घोषणा कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता की सरकार है, मतलब ये वाक्य किसके हैं? कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की सरकार है, ठीक है। मतलब इंग्लिश में फॉर पीपल, बाय पीपल, ऑफ द पीपल। तो ये यूएसए के प्रेसिडेंट थे 16 नंबर के अब्राहम लिंकन जी, उन्होंने कहा था, उनके शब्द हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरल और क्वासी फेडरल।
सॉरी, हमसे ये पूछा है कि भारतीय संविधान संघीय है या अर्ध संघीय है। तो अभी मैंने बताया था कि फेडरल क्या होता है कि जो डिवीजन ऑफ पावर है वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में बराबर बटी हो, मतलब राज्य सरकार और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन, ठीक है। और क्वासी फेडरल, केंद्र आपात स्थिति में राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप कर देता है, मतलब जब इमरजेंसी लगेगी तो सेंट्रल स्टेट की चीज़ों में एंट्री कर सकता है, अपनी बातें मनवा सकता है, ठीक है। तो फेडरल तो हम हैं नहीं, तो हम क्या हैं, क्वासी फेडरल हैं। अब इसी में दो ऑप्शन है, यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब है पावर इन हैंड्स ऑफ सेंटर, सिर्फ सेंटर के पावर, हाथ में पावर, ठीक है, केंद्रीय के हाथों में शक्ति। तो ये तो है नहीं हमारा, ये भी गलत। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट क्या होती है, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, जो कार्यपालिका और विधायिका होती है उनके बीच में बराबर शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या था, इंडिया क्या है, एक क्वासी फेडरल है, अर्ध संघीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल ऑफ लॉ जिसे कानून भी कहते हैं और सिंगल सिटीजनशिप मतलब एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है, यूके, ब्रिटेन, इंग्लैंड से, ठीक है। यूके, ब्रिटेन, इंग्लैंड से ली गई है। पार्ले जी बिस्किट, याद किया था ना, पार्ले बिस्किट, ठीक है। तो SI से था सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। द सिस्टम ऑफ नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा हैज़ बिन बोरोड, राज्यसभा में मेंबर्स को मनोनीत करना, ठीक है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, आयरलैंड से, ठीक है। हमने पढ़ा था ना LASDP नंबर 1, तो नंबर से क्या था, नॉमिनेशन, ठीक है, आयरलैंड में। आगे आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरलैंड से लिया गया है, देखिए, मौलिक कर्तव्य नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ गलत है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया गलत है। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, अभी हमने पढ़ा कि ये आयरलैंड का है ना, और इलेक्शन ये भी आयरलैंड का इलेक्शन वाला, ठीक है। तो क्या बचा, DPSP, नीति निर्देशक सिद्धांत। LASDP थी ना, तो DP। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी एकाकी स्रोत क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा हमने कहाँ से लिया है, अभी बताया था कि 70% हमने ओनली 70% कहाँ से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट जिसे बोलते हैं, वो कहाँ से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से। मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया पानी में तो जो गर्म और ठंडी धाराएँ होती है, वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स, वो ऑस्ट्रेलिया के आसपास सबसे ज़्यादा होती हैं, ठीक है, तो इसलिए कॉन्करेंट लिस्ट। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली गई हैं, रूस से, रशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन मतलब अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट कहाँ से लिया गया, अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल में आता है, सबसे पहले ये बताइए, 380 और भाग 20, ठीक है। और ये मैंने अभी बताया था, अफ्रीका को काट के नॉर्थ और साउथ बना दिया था, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, तो इसलिए अमेंडमेंट किस में हो सकता है, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी का इनमें से कौन सा सदस्य नहीं है, हमने पढ़ा था BL अम्बेडकर है, अल्लादी कृष्ण स्वामी, इनके नाम में भगवान का नाम आ रहा है, ये भी हैं, गोपाला स्वामी, ये भी हैं। राजेंद्र प्रसाद नहीं है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी तो हमारे प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी और आफ्टर इंडिपेंडेंस भी, ठीक है। नेक्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द स्कीम ऑफ, कौन सी स्कीम पर कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, बनाई गई थी, देखिए, क्रिप्स मिशन में तो लड़ाई हो गई थी, नहीं बनी थी, ऑगस्ट ऑफर में तो अपनाई गई थी, बनाई नहीं थी, और गवर्नमेंट एक्ट तक तो सुझाव ही आया था, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन 1946 था जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी। इमरजेंसी प्रोविज़न जो इंडिया में है वो कहाँ से बोरो किए गए हैं, मतलब कौन से देश से लिए गए हैं, तो देखिए, जर्मनी से लिए गए हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए गए हैं, ठीक है। मेनली तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए गए हैं, मगर जब इमरजेंसी लगी हुई होगी तो कौन कौन से आर्टिकल को हटाना होता है या सस्पेंड करना होता है, ये हमने जर्मनी से लिया। तो इसके दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन A and D, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सो आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू, एंड प्लीज़ अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा।